नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात के 10 बजने के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे डीडी न्यूज पर सबसे दमदार टेलीविजन शो और आपका पसंदीदा टेलीविजन शो दो टूक अब से रात 10 बजे टेलीकास्ट होता है। हमारा वक्त जरूर बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले और उन्हीं तेवरों के साथ हम सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे। लेकिन सच और झूठ की जब बात होती है तो यह कहा जाता है कि जो झूठ होता है ना, वो बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन जब झूठ का भंडाफोड़ होता है तो उसके लिए शर्म से सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आज कुछ ऐसा ही हुआ। ये जो वोट चोरी का भारत में एक फेक एजेंडा चलाया जा रहा है, भारत के चुनाव आयोग को, भारत के चुनाव आयुक्तों को निशाना बनाकर जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है, आज उस कैंपेन के झूठ का गुब्बारा जैसे फट गया। कैसे फटा, वो फटा भी कैसे, बड़े दिलचस्प बात है। महाराष्ट्र में विधानसभा जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में जब कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हार हुई, उसके बाद से देश में एक माहौल बनाया गया कि भाई महाराष्ट्र में तो हम जीत रहे थे, महाराष्ट्र में तो बीजेपी हार रही थी, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी जीत गई है और हम हार गए हैं जिनको ये चुनाव जीतना था, तो फिर इस चुनाव में जरूर धांधली हुई होगी। और उसके बाद तमाम तरह के आंकड़े निकाल कर ये साबित करने की कोशिश की गई कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हैं वो वोट चोरी से जीते गए हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में वहां की जनता के वोट के कोई मायने नहीं है। इसको लेकर पूरा अभियान चलाया गया, लेकिन आज इस अभियान का भंडा फूट गया और इस अभियान का भंडा फोड़ा सीएसडीएस लोक नीति के एक सदस्य जो हैं, एक प्रोफेसर संजय कुमार ने। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया था, पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था और महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 4 जगहों के आंकड़े उन्होंने दिखाए थे कि कहां कितने कम हो गए, कहां कितने बढ़ गए। लेकिन आज उन्होंने खुद वो ट्वीट डिलीट कर दिया और साथ साथ उन्होंने देश से माफी भी मांगी। लेकिन क्या ये माफी मांगना काफी है? जब आप चुनाव आयोग के खिलाफ, भारत की एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं और पूरी विपक्षी पार्टियों का आप मोहरा बन जाते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या आपको माफी कहकर आपको छोड़ देना चाहिए? दो टूक में आज ये सारे सवाल उठाने जरूरी हैं, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में ये माफी हो रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, और उस वोट अधिकार यात्रा में एक बार फिर देश के मतदाताओं को और बिहार के मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। दो टूक में आज इस सब का खुलासा करेंगे और मेरा आज का शीर्षक जो है, वो आज का शीर्षक आपके सामने है, वोट चोरी की झांकी, झूठ पर झूठ और फिर माफी। जी हां, ये कितना बढ़िया खेल है। पहले आप झूठ पर झूठ बोलो, झूठ पर झूठ बोलो, और उसके बाद जब पकड़े जाओ तो माफी मांग लो। तो आज का मेरा शीर्षक, वोट चोरी की झांकी, झूठ पर झूठ और फिर माफी। आज इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, इस खबर की धार को समझ लीजिए। इस खबर की धार क्या है, आपको यह खबर अच्छी तरह से समझ आएगी, उसके बाद आज के इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इस खबर की धार को समझिए, क्या इस खबर की धार है, क्या इस खबर की रफ्तार है, खबरधार में समझिए। आज की बड़ी खबर जिस पर हम दो टूक में चर्चा करने जा रहे हैं, उस खबर को समझिए। राहुल गांधी और विपक्ष के वोट चोरी एजेंडा पर आज 2 एटम बम एक साथ फटे, एक नहीं 2 एटम बम एक साथ फटे हैं। वोट चोरी का फेक एजेंडा महाराष्ट्र चुनावों में कांग्रेस गठबंधन की हार से शुरू हुआ। ये जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी थी, उसकी हार के साथ ये वोट चोरी का जो है फेक एजेंडा खड़ा करने की कोशिश की। महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस और विपक्ष एनजीओ के आंकड़ों पर एजेंडा खड़ा कर रहे थे। क्या कर रहा था विपक्ष? एनजीओ के आंकड़े ले रहा था और उसके आधार पर एक फेक एजेंडा खड़ा कर रहे थे। ऐसी एक संस्था सीएसडीएस लोक नीति ने विपक्ष के सपनों पर ही आज बम फोड़ दिया। राहुल गांधी के सपनों पर बम फोड़ दिया सीएसडीएस
लोक नीति ने। सीएसडीएस लोक नीति के संजय कुमार ने महाराष्ट्र को लेकर कुछ आंकड़े ट्वीट किए थे। उन्होंने कुछ आंकड़े ट्वीट किए और ये बताया कि देखो जी कितनी गड़बड़ है, और चुनाव आयोग को उन्होंने कई तरह की उंगलियां उठाई। आंकड़ों में महाराष्ट्र के लोकसभा विधानसभा चुनावों के बीच जो वोटों का भारी अंतर, 40% वोटों का भारी अंतर दिखा दिया इन जनाब ने कि देखो जी इतना अंतर है और इसीलिए ये बड़ी चोरी है। कांग्रेस ने इन आंकड़ों के आधार पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने धड़ाधड़ ये ट्वीट रीट्वीट किया और फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, और इस तरह से ये पूरा एजेंडा झूठ का एजेंडा चला। पर आज सीएसडीएस लोक नीति के संजय कुमार ने खुद इन आंकड़ों को गलत बता दिया। सोचिए, जिन आंकड़ों पर पूरा विपक्ष अपने सपनों की महल बना रहा था, उसकी नींव हिला दी संजय कुमार ने। कहा ये आंकड़े तो गलत थे। गलत आंकड़े देने के लिए सीएसडीएस लोक नीति के संजय कुमार ने माफी मांग ली। कहा कि भाई माफ कर दीजिए, मेरे इरादा नहीं था, लेकिन ये आंकड़े जो है गलती से जो है झूठ आंकड़े आपके सामने आ गए। लेकिन सवाल यह है, क्या माफी काफी है? क्या माफी काफी है? ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, इस बात को समझने की जरूरत है। क्या ईसी के खिलाफ भड़काने के लिए सीएसडीएस जैसी संस्थाओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, झूठा माहौल तैयार कर रहे हैं। क्या आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सवाल तो जरूर है जिसके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। और यह भी मत भूलिए कि सीएसडीएस जैसी संस्थाएं विदेशी पैसों पर, विदेशी फंडिंग पर खड़ी हुई हैं। विदेशियों से चंदा लेकर जो संस्थाएं खड़ी होती हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए और उसके बाद कहे नहीं हमसे गलती हो गई, तो क्या उनकी गलती को माफ कर देना चाहिए? सवाल आज उठाऊंगा। लेकिन मैंने एक बम का जिक्र किया, दूसरा बम रंजू देवी ने आज फोड़ा विपक्ष के सपनों पर। रंजू देवी बिहार की एक सामान्य मतदाता है। आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंजू देवी को कांग्रेस के नेता, उनके वर्कर जो है लेकर गए और उनके मुंह से झूठ बुलवा दिया, और उनका झूठ तमाम टेलीविजन चैनलों में चल गया। लेकिन बाद में रंजू देवी ने खुद ये इस बात को स्वीकारा कि जी मैं तो बहुत गरीब महिला हूं, मैं गंवार हूं, मुझे तो जो कहा गया था नेता लोग ले गए वो मैंने कह दिया, लेकिन जो कुछ कहा गया था वो झूठ था। ये रंजू देवी ने खुद कहा कि हां मेरा वोट है। लेकिन राहुल गांधी के जो प्यादे थे उनके कहने पर रंजू देवी ने भरी सभा में बोल दिया मेरे वोट काट दिए गए। तो इस तरह का दूसरा बम फोड़ा। एक बम कल फोड़ा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या नेता कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाऊंगा। रंजू देवी ने क्या कहा ये भी सुनिए, इन सबको सुनिए और उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करते हैं। जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीजें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। इस प्रकार की डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई कभी रुकती नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। सबको मालूम है महाराष्ट्र का चुनाव किस प्रकार से हाईजैक किया गया। तो उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए दो अलग अलग डेटा फाइल से डेटा निकाला। एक्सेल फाइल्स उपलब्ध हैं, पीडीएफ भी उपलब्ध है और एक्सेल फाइल भी उपलब्ध है। दोनों को निकाल के मैच कराने की कोशिश की, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन करना था, जोड़ घटाव करना था। इसी मैचिंग में क्या हुआ कि एक रो ऊपर नीचे हो गया, और जब हमने इसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूंसी ऊपर नीचे हो गई है। मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफ़ी मांगी और बताया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चपला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है।
तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी CSDS के डेटा पे आधारित हैं। 40 घंटे तक ये जो झूठ परोसा गया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? जो राहुल गांधी जी एक सतही रिसर्च और फर्जी आंकड़ों के आधार पर वोट चोरी की एक फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं, उस नैरेटिव को कांग्रेस वालों ने आगे बढ़ा दिया। हमारे देश के मतदाता सूची सैक्रोसेंट है, ये कोई नहीं मान रहा। इस एरर के आधार पर पूरे चुनाव आयोग को बदनाम करने और यह कहने कि देश में वोटों की चोरी हो रही है एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, सरासर गलत बात है। तो देखा आपने किस तरह से पूरी की पूरी टूल किट जो है वो बेनकाब हो गई कि जी गलती से जी हमारी टीम ने ऊपर की लाइन नीचे कर दी थी, नीचे की लाइन ऊपर कर दी थी, और किसी के समझ में नहीं आया कि 40% वोटों का अंतर आप दिखा रहे हो, और किसी का ब्रेन, किसी का दिमाग वहां काम नहीं किया कि ये गलत हो सकता है, और उसके बाद कह दिया माफी। क्या माफी काफी है? आप चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो, देश को भड़का रहे हो, भारत की संवैधानिक संस्था पर उंगली उठा रहे हो, और उसके बाद क्या होगा? माफी? क्या माफी काफी है? ये तमाम सवाल आज उठाऊंगा। 4 मेहमान मेरे साथ आज जो हैं आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। ये चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ तोहिन सिन्हा जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तोहिन सिन्हा जी। मेरे साथ आनंद दुबे जी जुड़े हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे जी। पवन पटेल मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और करण वर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आज की डिबेट शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तोहिन सिन्हा और आनंद दुबे जी को आमने सामने लाते हैं, और उसके बाद दोनों को 2-2 मिनट, और उसके बाद आज की डिबेट को ओपन करूंगा। आनंद दुबे जी, मेरे पास ये ट्वीट है, पहले झूठ बोलो, उसके बाद कह दो जी गलती हो गई। महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित ट्वीट्स के लिए मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई है। पंक्ति में दिए गए आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा था। अब ये ट्वीट हटा दिया, डैमेज करो और उसके बाद भाग जाओ, माफी मांगो। कितनी बार माफी और कितनी बार झूठ? सर बताइए, झूठ कब बंद होगा भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ? अशोक जी नमस्ते। नमस्ते। अपने बात की शुरुआत एक हाथ से कविता से करूंगा, कोई अन्यथा नहीं लेगा। बीजेपी को हो गया है वोट चोरी का रोग, जिसमें अब मिल गया है चुनाव आयोग। क्या है ये केवल महज संजोग, या बीजेपी करने वाली है कोई नया प्रयोग? पूरे देश में इस समय एक मिनट रुकिए सर, मैं आपको 2 मिनट आपके दोबारा से शुरू करूंगा। ये कविता मैं काउंट नहीं करता। ये 2 मिनट मैंने आपको दिए ना, मैं इस कविता को काउंट नहीं करूंगा, आपके 2 मिनट पुराने फिर से दूंगा। और मेरी भी एक कविता सुन लीजिए सर। आनंद दुबे जी ने एक कविता सुनाई, तो एक कविता मेरी तरफ से भी है। शिकायत दर्ज नहीं कराओगे, अदालत में नहीं जाओगे, सुप्रीम कोर्ट को अंगूठा दिखाओगे, रोज नया झूठ फैलाओगे। ये नहीं है इंसाफ, ये है नाइंसाफी। मांगो माफी, मांगो माफी, मांगो माफी। ये मेरी कविता है सर। ठीक बात। तो कविता से आपने शुरुआत की, तो मुझे लगता है कविता से जवाब देना सही है। मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए इस झूठ के लिए। अब आनंद दुबे जी को 2 मिनट दें। बिल्कुल। जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से बराबर कविताओं के भी तीर चलते हैं और वीरों के बाण भी चलते हैं। राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके पास कुछ खबरें आई कि वोट में गड़बड़ी हो रही है, वोट डालने की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, कहीं ईवीएम मशीन में त्रुटियां आ रही हैं, कहीं उसके पूरे सिस्टम में धांधलियां हैं। उस विषय को लेकर वो प्रेस के माध्यम से, जनता के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से आते हैं और बताते हैं कि मैंने कुछ चोरियों को पकड़ा है, जिसके ऊपर फिर एक संवाद होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चुनाव आयोग भी अपनी सफाई देता है, राहुल गांधी भी देते हैं। ये तो स्वस्थ लोकतंत्र में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या लोकतंत्र में विपक्ष को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है, सारा विषय समाप्त होता है। पहली बात। दूसरी बात, अभी आप आदरणीय संजय कुमार जी का जिक्र कर रहे थे, जो CSDS के एक कोऑर्डिनेटर है, उसके प्रमुख हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, मैंने जब इस वोट चोरी के पूरे विवाद को देखा तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर अध्ययन किया जाए। उनकी टीम ने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। महाराष्ट्र के नासिक में
2 सीटों कर लेकर उन्होंने एक अपनी परीक्षण शुरू किया। कुछ डेटा में गड़बड़ी होने की वजह से उनको त्रुटि समझ में आई। उनको एक दोस्त ने उनके टेलीफोन किया और कहा कि आप गलत हैं। उन्होंने पूरा रिसर्च किया, पाया कि हाँ मैं गलत हूं। उन्होंने सबके सामने आकर उस ट्वीट को डिलीट भी किया, माफी भी मांगी, क्षमा याचना भी। उसके बाद भी अगर सरकार में बैठे लोगों को लगता है कि वो चाइना से लाकर फंड यहाँ पर इस देश में कुछ प्रोपेगेंडा चलाते हैं या कुछ अनियमितता बरतते हैं, तो बिल्कुल गृह मंत्री जी स्वतंत्र हैं, उनको पकड़े, उनकी जांच करें, जो कार्रवाई करनी है आप करें। लेकिन ट्वीट करके क्षमा मांग लेने से वो कोई बहुत छोटे नहीं हो गए या कोई वो उनके अंदर ऐसी कमियां नहीं आ गई कि वो बहुत खराब व्यक्ति हो गए। ठीक है, गलती हुई है, गलती को माफी मांगो। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि ठीक है मैंने कुछ चोरी की बातें कही हैं, हो सकता है राहुल गांधी जी भी गलत हों, ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी 100% सही होंगे, हो सकता है उनके अंदर भी कमी होगी, हो सकता है उनकी टीम के रिसर्च में कमी होगी, कोई बात नहीं, आमने सामने बैठकर बात किया जाए। जब ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि जिसके घर का कोई पता नहीं है उसको शून्य माना जाए, और जब ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दूंगा। सर रुकिए, आपके शुरुआती 2 मिनट पूरे, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। मैं डिबेट में आपको और मौका दूंगा। शून्य वाले कहां से आते हैं, ये कहां से आते हैं, वो कहां से, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जो कहा, मैं तोहिन जी जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। आपने कहा कि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, माफी मांग ली। सर उनका एक ट्वीट नहीं है, सिर्फ आप एक उसको ट्वीट मान रहे हैं, वो ट्वीट नहीं है, एक पूरा का पूरा फेक एजेंडा है। क्योंकि अकेले ट्वीट नहीं, उन्होंने कई अखबारों में आर्टिकल लिखे थे, और वो आर्टिकल जो है इसी बेस पर उन्होंने कई अखबारों में आर्टिकल लिखे थे, और वो आर्टिकल नेशनल हेराल्ड, फलाना ढिमकाना, तमाम अखबार जो हैं कांग्रेस के इकोसिस्टम में, सबने जो ट्वीट उठाए और सबने उनको रीट्वीट किया। आप समझ रहे हैं, एक ऐसा ट्वीट जिसके लाखों करोड़ों लोगों तक फैल जाता है, उसके बाद एक छोटी सी माफी मांग लो कि जी गलती हो गई, कितना बड़ा अपराध आपने किया। एक मिनट सर, मैं आपको मौका दूंगा, 1 मिनट मैं आपको मौका दूंगा। तोहिन सिन्हा जी का 2 मिनट है, उसके बाद आपको मौका दूंगा। लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूं कि आप माफी मांग करके आप छोटे नहीं हो जाते, लेकिन आपने ये माफी मांगने का आपने अपराध किया है, क्योंकि आपने एक फेक एजेंडा चलाया है, आपने कांग्रेस की बंदूकों में बारूद भरा है। इस बात को समझने की जरूरत है। तोहिन सिन्हा जी वो कह रहे हैं कि भाई सवाल उठाने में, हमें सवाल उठाने में क्या गलत है, राहुल गांधी ने सवाल उठाया उसमें क्या गलत है, उनके पास जो जानकारी आई गलत होगी तो गलत होगी, पर सवाल तो उठा सकते हैं ना। जी नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऑपरेशन सिंदूर पे भी हमने देखा और एसआईआर के विषय पर भी देखा, ना तो सही सवाल उठाने की क्षमता है इनमें और ना ही सही उत्तर समझ पाने की क्षमता है। मुझे लगा था आज आनंद दुबे जी जो है राहुल गांधी के बिहाफ में नतमस्तक होकर देश से आपके शो पर माफी मांगेंगे, लेकिन ये तो जो है राहुल गांधी के ही एजेंडा पर अब भी कायम है। देखिए, बात बहुत स्पष्ट है, राहुल गांधी ने जो झूठ उठाया है पिछले 6 वर्षों में ये कर रहे हैं। चौकीदार चोर है पहले, उसके बाद संविधान खतरे में है, और ये तीसरा बड़ा झूठ था। पिछले सप्ताह मैंने एक शो पर कहा था कि मात्र 2 महीने 3 महीने में ये समाप्त हो जाएगा, 3 दिन के अंदर ये पर्दाफाश हो गया। लेकिन आज ये भी स्पष्ट हो गया कि आखिर क्यों वो डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं साइन करना चाहते थे, क्योंकि ये पूरा साजिश जो है उसके बारे में उनको जानकारी थी, और संजय कुमार जो है इसमें उनके प्रतिभागी थे, इसमें कोलैबोरेटर थे। देखिए, आज जो है जो दूसरी बात रंजू देवी के बारे में कहा है, वो भी आप अशोक जी आप मेरी बात समझिए, 20 मानहानि के दावे, 20 मानहानि के केस राहुल गांधी के ऊपर चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। आज सिर्फ इसलिए कि रंजू देवी एक गरीब महिला है, उन पर एक और केस नहीं ठोक सकती है। आज केवल इसलिए क्योंकि मिंटा देवी एक गरीब औरत है, एक और केस नहीं ठोक सकती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। क्या ये लोग अब गरीबों का अपमान करेंगे? अरे इनको ये नहीं पता कि हाउस जीरो क्या होता है। जो लोग लुटियंस की सरकारी टैक्स पेयर के भरोसे जो है अपनी पूरी जिंदगी लुटियंस दिल्ली में बिताए हैं, उनको क्या पता होगा कौन बेघर है और किसको हाउस जीरो कहा जाता है। बार बार इलेक्शन कमीशन ने स्पष्टता दी है कि हाउस जीरो क्या है, उसके बाद भी ये समझने को तैयार नहीं। मुझे लगता है राहुल गांधी ने 31 मार्च 2024 को एक वाक्य कहा था कि अगर भाजपा आती है तो देश में आग लगेगी, और राहुल गांधी देश में आग लगाने का एक सुनियोजित कार्य कर रहे थे, जिसका आज पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। और मुझे लगता है कि इमीडिएटली उनको अपनी यात्रा जो है वोट चोरी यात्रा समाप्त करनी चाहिए। ओके, आपके 2 मिनट पूरे। आनंद जी आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, लेकिन आपने तोहिन सिन्हा ने और आपने भी 0 नंबर का जिक्र किया कि 0 नंबर मकान नंबर 0 में। देखिए, मकान नंबर 0 में जो रहते हैं ना, उनका दर्द 10 में रहने वाले लोग नहीं समझ सकते। 10 यानी 10 जनपद, 10
जो लोग 10 जनपद जैसी शानदार हवेलियों में रहते हैं, सरकार के पैसे से बड़ी बड़ी जो है इमारतों में रहते हैं, उनको 0 नंबर में रहने वालों का दर्द क्या पता चलेगा। ये बात सही है, 0 वाले 10 वाले नहीं समझेंगे। बोलिए आनंद दुबे जी। सही है, 15 लाख रुपए के सूट पहनने वाले भी नहीं समझेंगे। सबकी अपनी अपनी समझ है, कुछ लोग समझ के भी नहीं समझते हैं और कुछ समझ कर भी समझ जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि चुनाव आयोग अगर कहता है कि जिनके घर नहीं है उनका 0 नंबर है, फिर वही चुनाव आयोग कहता है कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि माताओं बहनों का अपमान हो जाएगा। पूरे देश में कितने करोड़ सीसीटीवी लगे होंगे इसका कोई, शायद एक बहुत समय लगेगा ये आंकड़ा जुटाने में। तो क्या देश की माताएं बहनें सड़क पर नहीं चलती हैं, रेलवे स्टेशन पर नहीं चलती हैं, एयरपोर्ट्स पर नहीं चलती हैं, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलती हैं? अरे हम इसलिए सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं कि ये पता चल सके कि उस बूथ के कमरे में क्या कोई धांधली तो नहीं हो रही है। अगर एक छोटा सा सवाल विपक्ष ने पूछा तो आप इसको फिल्मी डायलॉग से तौलेंगे कि नहीं अपमान हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि सवाल पूछने पर देश का अपमान हो जाएगा, कोई बात नहीं। संजय कुमार जी किसी राजनीतिक दल के नेता तो नहीं है। दुबे जी, सवाल पूछने पर अपमान नहीं होता। सवाल तब अपमान होता है जब आप रंजू देवी से बुलाकर अपने चंपुओं से, अपने प्यादों से रंजू देवी के मुंह में कुछ गलत झूठ बनाते हैं और उसको जो है सबके सामने परोसते हैं। अपमान तब होता है। सवाल यह है कि आपको ये झूठ परोसने की जरूरत क्यों पड़ी। आपके रंजू देवी ने खुद कहा कि मेरे पास वो लोग आए और उन्होंने कहा जी चलिए आपको ऐसे ऐसे बोलना है, और मुझे पता नहीं था, मैंने जाके वो बोल दिया। ये झूठ बोलवाने की क्या जरूरत है? हमने सुना नहीं, रंजू देवी का पूरा बयान हमने सुना। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लोगों के नाम नहीं है, ये बात आप राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के पास कहो। मैंने कहा नहीं सर, आपने पूरा बयान नहीं सुना सर, पूरा बयान कोट कीजिए। उनके पास कोई ब्लॉक के नेता आए और उन्होंने कहा कि आपका नाम कटा हुआ है, आप राहुल गांधी जी के पास जाकर बोल दीजिए ऐसे ऐसे और आपका नाम जुड़ जाएगा। ये उनसे कहा गया, जबकि उनका नाम लिस्ट में था। तो सवाल यह है कि आप इस तरह से क्यों अपने प्यादे खड़े कर रहे हैं झूठ बोल करके, जिसका नाम है उसको ये कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी के सामने बोलो तो तुम्हारा नाम आ जाएगा। ये झूठ है सर, इतना झूठ बोलने की जरूरत क्या है सर? बड़े बिहार में आप एक रंजू देवी को ले आए और आप सर राहुल गांधी एक ही रंजू देवी को लाए थे सर। आप पूरा 0 कर देंगे सर। मैं राहुल गांधी एक ही रंजू देवी को लाए थे। हजारों लोगों की भीड़ राहुल गांधी, सर हजारों लोगों की भीड़ को आप लाइए ना सर, हजारों लोगों की। सर एक मिनट दुबे जी, आप हजारों लोगों की भीड़ को लाइए। आपके 65,000 बूथ लेवल एजेंट हैं, वो हजारों लोग जिनके वोट कट गए, जाइए उस चुनाव आयोग के बाहर धरना दीजिए उनके नाम। लेकिन आप रंजू देवी को झूठ बुलवा के क्यों लाए, मेरा सवाल हुआ है। रंजू देवी एक महिला, वो बेचारी कह रही है कि मैं तो, वो अपने मुंह से गंवार शब्द, हमें किसी को गंवार कहने का अधिकार नहीं, लेकिन वो बेचारी कह रही है अपना जो उसने जो पाप किया, पाप नहीं कहना चाहिए, उससे जो गलती हुई, जो उससे गलती कहलवाई गई, जो उससे झूठ बुलवाया गया, वो बेचारी कह रही है मैं गंवार थी इसलिए मेरे मुंह से मुझे ऐसा कहलवा दिया गया। आप सोच रहे हैं कि कितनी पीड़ा में होगी वो महिला। मैं समझ गया। तो रंजू देवी दोनों चीजें तो कह रही हैं। एक तरफ कह रही है कि मैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के सामने कह रही हूं कि मेरे परिवार का नाम नहीं है। फिर जब गलत कह रहे हैं आप सर, सुनिए आनंद जी गलत कह रहे हैं आप, उनका बयान पूरा कोट नहीं कर रहे। आप कहें तो मैं पूरा सुनवा दूं, आपको भेज दूं व्हाट्सएप पे। रंजू देवी उनका पूरा बयान था कि मुझे ब्लॉक लेवल के अधिकारियों, नेताओं ने आकर बताया, अधिकारी नहीं, मुझे ब्लॉक लेवल का कोई व्यक्ति आया और कहा कि आपके नाम लिस्ट में नहीं है, आप तो राहुल गांधी के सामने जाकर बोल दीजिए आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाएगा। तो रंजू देवी ने कहा ब्लॉक कांग्रेस के लोग आए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के नेता थे वो कांग्रेस, वो बूथ लेवल अधिकारी नहीं थे, वो पॉलिटिकल वर्कर थे जो उनके पास गए और कहा कि आप जाकर राहुल गांधी के सामने बोल दो आपका नाम जुड़ जाएगा। उन जो लोग लेके गए थे उनकी जिम्मेदारी थी, पहले वो उनका नाम चेक करके। रंजू देवी बिल्कुल देखिए कुछ जानती नहीं है। एक तरफ आप कह रहे रंजू देवी कुछ जानती नहीं और एक तरफ आप कह रहे रंजू देवी सब जान के सोच समझ के उनको ले जाएगा। मैंने कब कहा सर, वो कुछ नहीं जानती और उसको कहा गया, ये बरगलाया गया उसको कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे परिवार के 6 लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है और तुम राहुल गांधी के सामने जाकर बोल दो तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। अभी तो जांच का विषय हो गया। अब अशोक जी तो चैनल पे नहीं हो पाएगा, ये तो रंजू देवी फिर आए, फिर बैठे, फिर उनसे बात हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार और रंजू देवी को आप सुनिए ना। मैं तो चैनल वाला हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आप लोग बड़ी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस को बोलिए रंजू देवी का जाए एक बार और झूठा बयान ले आए। मुझे अच्छी तरह से याद है, अग्निवीर के समय भी यही किया गया था। अग्निवीर के समय बाकायदा एक अग्निवीर का जब वो बलिदान हुआ तो कांग्रेस के लोग गए उसके पिता से झूठा बयान लिया कि तुम ये कह दो तुम्हारे उसमें अकाउंट में पैसा नहीं आया। उस बेचारे ने कह दिया जबकि उसके अकाउंट में पैसा आ चुका था।
ये साले मॉडस ऑपरेंडी है सर। आनंद जी, मैं जानता हूं आप भले आदमी हैं, आप इस झूठ को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने कह दिया। मैं जानता हूं आप भले आदमी है सर। पवन पटेल जी, पवन पटेल जी को, क्योंकि जिम्मेदारी तो पवन पटेल जी की ना। पवन पटेल जी, कितना झूठ, बार बार झूठ। कुछ शर्मिंदगी भी होनी चाहिए झूठ बोलने पर। नहीं, अब आप चैनल में बोल के किसी भी फार्मूले को फिट करके किसी भी झूठ का बड़ा और छोटा कर दीजिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रंजू देवी का बयान सुना कि आपने भी नहीं सुना या अधूरा सुना अपनी मन, जैसे काट के कांग्रेस इको सिस्टम के लोग, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पूरी सर, नहीं सुनी है। कांग्रेस इको सिस्टम के लोग आधा चुनाव आयोग का काट के बयान चलाते, तो आपने भी उतना ही बयान सुना, पूरा नहीं सुना आपने। नहीं, वही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी पूरा सुनना चाहिए, जो एक एविडेंस दिए पूरे को सुनना चाहिए। आज आप एक एनजीओ की बात कर रहे हैं कि एनजीओ से एक लाइन आप ऊपर नीचे हो गया, एक्सेल सीट में हो गई, तो उसकी बड़ी बात कर रहे हैं। अब आज आपने उस एनजीओ को और प्रोफेसर संजय कुमार को चुनाव आयोग से नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ा कर दिया आपने। आप चुनाव आयोग को नहीं देखते हो कि बार बार वोटर लिस्ट डालेगा, फिर निकालेगा, फिर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डालेगा, फिर पीडीएफ फॉर्मेट निकालेगा, फिर डालेगा, फिर फोटो फॉर्मेट में डालेगा। वो नहीं बोल रहे हो आप। पहले 45 दिन बाद चुनाव आयोग, देखिए एक चीज तो आज स्पष्ट हो गई कि जो मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया था, उस कमेटी से हटा दिया था, जो कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्णय करती है। तो आज ये समझ में आ गया कि क्यों निकाल दिए गए, कि एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे मुख्य चुनाव आयुक्त आज भारतीय जनता पार्टी को मिला। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस चीज का जवाब दिया। कोई भी एक व्यक्ति अगर समझदारी से करेगा, बिना किसी चश्मे को लगा करके करेगा, तो आकलन कर लेगा। आप बोल रहे हो 45 दिन तक हम वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं और 45 दिन बाद उस महिला की निजता का अपमान हनन हो जाएगा। ये कैसा दोहरा मापदंड? अनुराग ठाकुर को आप अभी तक नहीं दिए शपथ पत्र, काहे भैया? अनुराग ठाकुर को भी शपथ पत्र दे देना चाहिए ना। और संजय कुमार जी, अब ये देखिए, मेरा 2 मिनट मेरा है अभी। संजय कुमार जी इतना 4 दिन तक ट्वीट किए, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? सो रहा था। उसको आंकड़े पेश कर देना चाहिए ना वहां पे। और जब रंजू देवी की बात करें, हो सकता है रंजू देवी को भाजपा के लोग उस समय बरगला के गए हो। ये कैसे निर्णय ले लिया आपने कि किसने बरगलाया? कांग्रेस पार्टी ने बरगलाया। भारतीय जनता पार्टी। सुनिए, हो सकता है रंजू देवी को अब इस तरह के अनर्गल चीजें मेरे डिबेट में नहीं चलती हैं। क्यों हो सकता है रंजू देवी को कौन बरगला के ले गया था, ये पता है सबको। रंजू देवी ने अपने मुंह से बोला कौन बरगला के ले गया था। झूठ की भी एक सीमा होती है, लिमिट होती है। मतलब इतना झूठ बोलेंगे आप लोग। मुझे कई बार इनकी आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। अब इनको मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये चिल्लाएंगे, इनको चिल्लाना, मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बात, मुझे तो समझ में नहीं आता इतना झूठ बोलकर इनको रात को नींद कैसे आ जाती है। ये बिस्तर में सो कैसे जाते हैं? राहुल गांधी के सिपाही एक मिनट आ रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, आपने कहा ना चुनाव आयोग आंकड़े क्यों नहीं पेश करता। अब मैं आपको बताता हूं, पटेल जी सुनिए, अगर हिम्मत है तो सुनिए, चुनाव आयोग क्यों नहीं आंकड़े देता। मैं बताता हूं चुनाव आयोग क्यों नहीं आज जो है बाकायदा अखिलेश यादव ने कम से कम 4 या 5 ट्वीट करे और वो फर्जी आंकड़ों के किए। और उसके बाद क्या हुआ? डीएम कासगंज ने ट्वीट करा कि ये आपके आंकड़े गलत हैं। और बताता हूं मैं, सिर्फ एक डीएम ने नहीं, दर्जनों डीएम ने ये आंकड़ा दिया। मैं आपको बता रहा हूं अभी कहां के डीएम जो थे उन्होंने किस तरह से। डीएम कासगंज ने ट्वीट करा कि अखिलेश जी आपका ये डेटा गलत है, ये लिस्ट गलत है। डीएम जौनपुर ने ट्वीट किया और कहा कि जौनपुर विधानसभा के इस क्षेत्र में जो नाम काटने का आप कह रहे हैं ये गलत है, इनके नाम यहां हैं। इसके अलावा डीएम बाराबंकी, कितनी बार आप लोगों के झूठ, कितने लोग फैक्ट चेक करेंगे? पूरा देश आपके झूठ को फैक्ट चेक करने में लगा दिया जाए। डीएम से लेकर एक सिपाही से लेकर मंत्री से लेकर चुनाव आयोग तक आप लोग रोज झूठ बोले, उनको कोई और काम नहीं रह गया। इस देश का डीएम जो है, इस देश का अधिकारी कर्मचारी, इस देश का टीचर, इस देश का पत्रकार रोज आपके झूठ पर जो है फैक्ट चेक करता रहे। आप लोगों को शर्म नहीं आएगी झूठ बोलने में? एक बार फैक्ट चेक होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है। कभी तो शर्मिंदगी का एहसास कीजिए। रोज नए झूठ लेकर आते हैं और उसके बाद डिबेट करेंगे कि रंजू देवी को किसी भाजपा वाले ने, अगर हिम्मत है तो रंजू देवी का बयान ले आइए ना। झूठ बोलने की हद होती है। तो इनसे ना बोलिए। सिर्फ एक सवाल का उत्तर दे दूं। ये जो बार बार पूछ रहे हैं अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं एफिडेविट साइन करने के लिए कहा गया, देखिए अनुराग ठाकुर ने अनियमितताएं की बात की। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने एसआईआर का समर्थन किया कि चूंकि ये अनियमितताएं हैं, एसआईआर होनी चाहिए, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का साथ दिया। दूसरी बात,
अगर उनको एफिडेविट आता है वो भागेंगे नहीं, वो साइन करेंगे, क्योंकि सत्य हमारे साथ है। राहुल गांधी का काम है कि एक निम्न स्तर के छल कपट से लोगों को गुमराह करे, लोगों को जो है संस्थाओं के प्रति लोगों के मन में संशय पैदा करें, नफरत पैदा करें। वो हम नहीं करते हैं, हम संस्थाओं का समर्थन करते हैं। और इसलिए मैं आज चैलेंज कर रहा हूं कि अगर अनुराग ठाकुर को अगर आ जाता है एफिडेविट साइन करने के को कहा जाता है, वो साइन करेंगे और जो भी डिटेल है वो जाकर उनके पास देंगे। सर एफिडेविट से बड़ा मतलब मैं बार बार कह रहा हूं आनंद जी, उसके बाद मैं करण जी आपके पास भी आ रहा हूं। ये जो बार बार एक और झूठ फैल, मैं फिर से कह रहा हूं इतना झूठ नहीं होना चाहिए। सवाल पूछने, विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए। चुनाव आयोग हो, सरकार हो, उनको कटघरे में खड़ा कर दीजिए सर, मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछे। कुछ मुश्किल सवाल हमें भी दे दीजिए, आपको लगे कि ये सवाल है, हम भी पूछ लेंगे सर आपकी तरफ से। लेकिन सर झूठ, 5 बजे से पहले की वोटिंग 58 लाख प्रति घंटा, 5 बजे के बाद 32.5 लाख प्रति घंटा, ये भी कह दिया गया 5 बजे के बाद जो है हजारों की संख्या में करवाए गए। सब सारे सवालों का तो जवाब दिया चुनाव आयोग ने भाई। अब आप सुनना नहीं चाहेंगे तो फिर इसका दोष किसको दिया जाए? बोलिए आनंद जी। अशोक जी, ऐसा है कि जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है कि 6 बजे के बाद 72 लाख वोटर बढ़ गए, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने याचिका नहीं डाली हुई थी। हमारे मुंबई महाराष्ट्र में एक विधानसभा विक्रोली, जहां से कि चेतन चंद्रकांत अहिरे नाम के मतदाता ने याचिका डाली थी। पहले हाई कोर्ट में खारिज हुई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट। देखिए, याचिकाएं खारिज होती हैं, याचिका लगाई जाती है। बार बार मैं वही बात कह रहा हूं कि हो सकता है कि चुनाव आयोग हमारे सभी सवालों का जवाब दे दे, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे ना। हम कभी संतुष्ट हो सकते हैं, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इस बार की प्रक्रिया में हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं। अगर चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं होंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। आज भी हमारी पार्टी का चुनाव सिंबल और चुनाव नाम हमें नहीं मिला है चुनाव आयोग से, हम कोर्ट में गए। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में कभी भी सुनवाई होगी, एक न एक दिन हम जीतेंगे हारेंगे अलग बात है, लेकिन हम सवाल पूछते रहेंगे। सरकार ये चाहती है, खास करके बीजेपी ये चाहती है कि पूरा विपक्ष मौन हो जाए, मूक दर्शक बन जाए और वो सवाल न पूछे। ये असंभव है। सवाल पूछे जाएंगे, आपको अच्छे लगे, आपको बुरे लगे। संजय कुमार जैसे नेताओं, संजय कुमार जैसे जो विश्लेषक हैं, अगर आपको लगता है वो गलत है, आपके पास पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है, जांच करिए, उनको दोषी हो तो पकड़ लीजिए। लेकिन अगर उन्होंने कोई गलती की है और गलती की क्षमा याचना की है तो फिर मैं समझता हूं जरूर पूछूंगा कि अपनी जगह सही है। एक मिनट सर, मैं आपने बिल्कुल सही कहा, सवाल पूछने का आप लोगों को पूरा अधिकार है, याचिकाएं लगाने का आप लोगों को संविधान के तहत पूरा अधिकार है। हो सकता है 1-2 याचिका में आप नहीं मानेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, 1-2 याचिका डंप हो जाएंगी तब भी। आखिर ईवीएम को लेकर 40 से 50 बार जब सुप्रीम कोर्ट ने उंगली दिखाई, अंगूठा दिखाया, तब जाकर आप माने तो ठीक है। अब 40-50 में किसी को शर्म आती हो। अब 10 सेकंड बोलिए, अब 10 सेकंड। आपने ईवीएम का एक अभी नाम ले लिया। अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हरियाणा के हारे हुए सरपंच को 3 साल बाद उसी ईवीएम की त्रुटियों की वजह से जिता दिया। तो इंजी आप दे दीजिए, मेरे पास जवाब है, आप दे दीजिए, बोलिए। सबसे पहले तो विपक्ष की अनभिज्ञता है। जो लोकल इलेक्शंस की ये बात कर रहे हैं वो इलेक्शन कमिशन के अंडर आता ही नहीं है, लोकल बॉडी कोई बात नहीं। तो ईवीएम से तो हुआ था, दूसरी बात, बट हुआ तो ईवीएम से था, भूतों ने नहीं किया था चुनाव। दूसरी बात, वो ईवीएम का इशू था ही नहीं, एक इंडिविजुअल, एक शख्स ने करप्शन किया था जो कहीं भी हो सकता है, और ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ईवीएम का मामला वो नहीं था। आप जाके उमर अब्दुल्ला से पूछ लीजिए ईवीएम के बारे में, भूपिंदर हुड्डा से पूछ लीजिए, अभिषेक बैनर्जी टीम सी के, वो आपको बता देंगे ईवीएम परफेक्ट है। ओके सर, मैं करण जी के पास आ रहा हूँ, फिर पटेल जी आपके पास आऊंगा करण जी का जवाब लेकर। लेकिन एक बात जरूर है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ईवीएम को लेकर 40-50 बार जो है याचिकाएं डाली गई, हर बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों ने कहा कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद अब ईवीएम छोड़ करके जो है वोट चोरी के एजेंडा पर विपक्ष कूदा है। तो ठीक है, हो सकता है 50 बार आपको वक्त लगे समझने में। कोई आदमी है एक बार में क ख ग घ पढ़ लेता है, किसी बच्चे को जो है बार बार रटाना पड़ता है। कोई बच्चा 12वीं में फेल होता है, एक बार फेल होता है, 2 बार करिए, कोई बच्चा बार बार फेल होता है, उसके बाद पढ़कर समझता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जिसकी जैसी समझ है। करण वर्मा, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा, आज मैं जो पुराने इशू तो रोज रोज उठाए जा रहे हैं कि भैया ये डिलीट क्यों कर दी गई, वो डिलीट, 0 नंबर, इस पर सब चीजें हो चुकी हैं, इस पर अपने अपने तर्क हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज 2 बम फूटे हैं, 2 एटम बम राहुल गांधी फोड़ रहे थे, 2 एटम बम फूटे हैं, और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का कल बम फूटा। क्या उसके बाद भी मतलब आपको नहीं लगता कि एजेंडा जो है कम से कम नया एजेंडा लाओ भाई? देखिए, आनंद जी ने एक कविता से शुरू किया था, तो एक कविता इन पे बड़ी सटीक आज बैठती है दुष्यंत कुमार जी की,
कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। तो आज बिल्कुल पांव के नीचे से जमीन हटा दी है संजय कुमार जी ने। अब इन्होंने मुझसे क्या बोला, अभी आनंद जी ने सबसे बोला कि भाई गलती हो गई, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब आप सोचिए जरा गलती कैसी हुई है। रामटेक और देवलली 2 जगहें हैं, वहां इन्होंने कह दिया कि 38% और 36% वोट कम पड़े। मतलब कि इतनी बड़ी बात बोल दी, जबकि इसी का फॉर्म 17 इनके ही बीएलए एजेंट्स ने साइन कर रखा है। मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेंगे ये जानने में कि ये झूठ थी बात। यानी इन्होंने ये जान के झूठ बोला, इन्होंने बरगलाया, इन्होंने कहा भाई निकल जाएगा, हो सकता है चिपक जाए। एक झूठ मार के हम भी देखते हैं, जैसे राहुल गांधी मार रहे हैं कि भाई 2 घंटे में, इन्होंने बोला ना, अभी फिर बोला इन्होंने, 2 घंटे में कैसे पड़ गए 76 लाख वोट। अरे 1 घंटे में 58 लाख वोट पड़ रहे थे, कायदे से तो 1 करोड़ के ऊपर तक पड़ सकते थे, 76 लाख पड़े, झूठ था। 70 लाख जुड़ गए वोटर, 70 लाख से फिर आ गए नीचे 39 लाख पे। साफ है 39 लाख कितना वोटर होता है, 4.65%। इससे पहले जब ये जीते थे कांग्रेस 4.78% वोटर जुड़े थे। तो सारी बातें एक एक करके, कोई हलफनामा पे नहीं दे रहे, एफिडेविट पे। मैं तो कह रहा हूं भाई आपके बीएलए एजेंट क्यों नहीं इसको लिख करके दे रहे हैं? एक कंप्लेन तो रेस करिए ना कम से कम कि भाई ये कंप्लेन है हमारी, इस पे एक्शन लो। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में 41 बार गए, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में इनका महाराष्ट्र इलेक्शन को, अभी इनकी सुप्रीम कोर्ट में फिर खारिज हो गई कंप्लेन। मतलब ये करना क्या चाहते हैं? ये जो बोला था ना इन्होंने कि ये क्या सहयोग है या सोचा समझा प्रयोग है, ये सोचा समझा प्रयोग आपका है। देखिए जगाया उसको जा सकता है जो सो रहा हो, ये सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने फिर बोला है अपनी यात्रा में कि 1 करोड़ वोटर ऐड हो गया, कहां से? मतलब पता है 39 लाख वोटर्स हैं, खुद बोल चुके हैं, आज फिर झूठ बोला है। इनका मानना सिंपल है कि किसी तरह चुनाव प्रणाली जो हमारी है उसको इतना बदनाम कर दो कि कल को हम हारे जब, तो मुंह छुपाने लायक तो है नहीं, कम से कम यही बोलेंगे चुनाव प्रणाली में गड़बड़। मैं इस पर भी आ जाऊंगा, इस पर भी मैं चर्चा जरूर करूंगा। ये जो चुनाव आयोग के खिलाफ, भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ ये जो टूल किट गैंग काम कर रहा है, क्या इसके पीछे विदेशी पैसा है, विदेशी ताकत है? और इस पर सवाल बनता है आखिर सरकार को इस पर एक्शन भी लेना चाहिए अगर ये विदेशी टूल किट का हिस्सा है कि पहले चुनाव, भारत के चुनाव आयोग का बदनाम करो। मैं आऊंगा इस पर और आपको फैक्ट परफेक्ट में आपको बताऊंगा कैसे विदेशी पैसा जो है जब किसी एनजीओ के पास पहुंचता है तो वो एनजीओ किस तरह से भारत के अलग अलग विषयों पर किस तरह से माहौल बनाने का काम करता है। ये विदेशी पैसा है और नहीं तो क्या है, ये आपको बताऊंगा फैक्ट परफेक्ट में। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं पवन पटेल जी आपके पास। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए, पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर।
आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं वोट चोरी की झांकी, झूठ पर झूठ और फिर माफी। जिस तरह से वोट चोरी का एक लगातार अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा, आज उस अभियान की हवा निकल गई, ये कह सकते हैं फुग्गे से हवा निकल गई, जब CSDS जिनके डेटा के बेस पर पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा था, उसने उस CSDS की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि हमारे डेटा जो हमने ट्वीट किया गलत थे। CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी है, लेकिन क्या ये माफ़ी काफ़ी है? क्योंकि जो झूठ था वो तो जूते पहनकर दौड़ लगाकर निकल पड़ा और भारत के चुनाव आयोग को बदनाम करने की लगातार साजिशें जो चल रही हैं उस पर भी बात करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मैं ये भी बता दूं आज फैक्ट परफेक्ट में आपको कुछ ही देर में ये भी बताऊंगा कि कैसे विदेशी पैसे के दम पर क्या ये एजेंडा चल रहा है भारत के चुनाव आयोग को बदनाम करने का, इस पर भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले जी पवन पटेल जी देखिए, जो एक सवाल है सबसे बड़ा, आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि CSDS ने माफ़ी मांगी है, कहा है कि भैया जो वो डेटा था गलत था, और उसी डेटा को लेकर के जो है लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तो अगर CSDS के संजय कुमार ने माफ़ी मांगी तो क्या आप लोगों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन ये है कि जैसे विपक्ष के सांसदों का सदन में आवाज बंद कर दी जाती है, यहाँ भी आप आवाज बंद कर देते हैं। मैं चिल्लाता रहता हूँ, बाद में जब डिबेट सुनता हूँ तो पता पड़ता है मैं बेकार में ही चिल्ला रहा हूँ। एक तो आपसे निवेदन है कि जब मेरी बात पूरी हो जाए तब आप बोलिएगा, मैं तो बहुत बड़ी छोटा सा प्राणी हूं। समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा पवन जी, समय का ध्यान रखिएगा, समय का ध्यान मैं समय का ध्यान रख रहा हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आज आपने डिबेट में बम, एटम बम, अब लगता है डिबेट के लास्ट परमाणु बम, पता नहीं कौन कौन सा बम आप निर्धारित कर देंगे। मेरा तो सिर्फ इतना सा निवेदन है कि अगर किसी व्यक्ति ने बोला, कम से कम उसने माफी तो मांग ली। चुनाव आयोग ने तो माफी अभी तक नहीं मांगी। इतनी बार वोटर लिस्ट डाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर 45 दिन बाद CCTV फुटेज मांग रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग को देने में क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग क्या छुपाना चाहता है कि बार बार डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट डालता है, निकालता है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पहले डालता है, फिर फोटो फॉर्मेट में डालता है। इस पेज क्या है? राहुल गांधी जी ने प्रूव कर दिया, मरे हुए लोगों के साथ चाय पी करके प्रूव कर दिया। उसके बाद भी आप लोग सबूत मांग रहे हैं। CCTV फुटेज इसलिए मिटाया जा रहा है कि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव सबने देखा है। अगर CCTV फुटेज नहीं होता तो कह दिया जाता वोटर लिस्ट लेके दौड़ रहे हैं, वोटर लिस्ट लेकर फाड़ रहे हैं। अब चुनाव आयोग क्या, अभी चुनाव आयुक्त ने बोला था कि 65 लाख लोगों का जानकारी साझा करना कोई नियम नहीं है, ना मजबूर है, ना लिस्ट बनाएंगे बोला था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ा के नहीं देना पड़ेगा तब दिया उन्होंने। तो ये चुनाव आयोग आप लोग एक रत्ती पर नहीं बोलेंगे कि चुनाव आयोग बार बार क्यों बदल रहा है? चुनाव आयोग सही बात में जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग राहुल गांधी जो सवाल पूछे उनका जवाब दे दीजिए। अरे 000 पता हो गया, #0 क्या हो गया ये भी बता दीजिए। और एक पते में माँ बाप सब रहते हैं, 265 लोगों में हर जाति धर्म के लोग कैसे समाहित हो जाते हैं, इसका भी कोई डाटा बता दीजिए। चुनाव आयोग जो अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को रखना था उसको उसने रख दिया। और जो सवाल थे उन सवाल अभी भी कोई सवाल पवन पटेल जी मैंने आपको रोका नहीं 2 मिनट। पवन पटेल जी मैंने आपको रोका नहीं 2 मिनट दिए, मैंने आपको रोका नहीं 2 मिनट दिए। पहली बात तो आपने ऐसे बता दिया करिए तो हम बंद कर दिया करें। आप जैसे ही सारा करोगे हम चुप हो जाएंगे, बस साइलेंट मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैंने आपको 2 मिनट दिए, ठीक है ना। करण वर्मा जी रिस्पॉन्ड, करण जी 1 मिनट। आपने कहा कि आप जो प्रोग्राम के एंड तक आते आते परमाणु बम, ये सर एटम बम शब्द तो मेरा दिया हुआ नहीं है सर, ये तो आप अपने नेताजी से पूछिए सर। एटम बम तो राहुल गांधी फोड़ रहे थे चुनाव आयोग पर, अब बम उनके ही पिछवाड़े में फूट गया तो मैं क्या कर सकता हूं? उनके घर के पिछवाड़े में फूटा बम। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि उनके पीछे बेटा कहां फूटा वो तो वक्त बताएगा। सुनिए ना, अब मेरी बात तो सुनिए। तो एटम बम मेरा शब्द नहीं है, मैं तो राहुल जी के आदरणीय राहुल जी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अगर आपको उस पर आपत्ति है तो कृपया राहुल जी तक संदेश पहुंचाए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करा करें। जी हाँ, बिल्कुल पॉइंटेड जवाब देना चाह रहा हूं पवन जी का। और देखिए मासूमियत से जैसे इन्होंने पूछा कि मशीन रीडेबल फॉर्म में क्यों नहीं दे रही, अरे कमलनाथ से जाके पूछिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2019 की, कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये चीज अपहेल्ड करी गई राइट टू प्रिवेसी के तहत कि मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं दी जाएगी।
इस जजमेंट के कारण मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं दी। हंसिए मत, थोड़ी शर्म करिए इस पे। ये आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इतना नहीं पता है अगर, या पता होकर कि आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। ये पहली बात। मुझे बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, जवाब दे दीजिए। अब उनको बोलने दीजिए। जैसे विपक्ष संसद में हल्ला करता है वैसा मत करिए सर। यहाँ वो बोल रहे हैं, आपको सुना, उनको भी सुन लीजिए। आनंद यूज नहीं करना चाहिए, बोल दीजिए ऐसे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए जो कर रही है। कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने आपको जजमेंट तक बता दी सुप्रीम कोर्ट की। उसी का जवाब। दूसरी बात इन्होंने सीसीटीवी फुटेज की बार बार सवाल करी। बात इलेक्शन मॉडल कंडक्ट रूल्स जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत आते हैं, उसमें यह लिखा है कि 45 दिन तक आपको सीसीटीवी फुटेज लानी है। या तो इस नियम को बदला जाए, इलेक्शन कमीशन नियम से चलेगा। अच्छा, कमाल की बात क्या है अशोक जी, ये वो लोग हैं इंडिया अलायंस वाले जो ये कह रहे थे कि बुर्का के नीचे एक महिला की फोटो मत देखो, इससे उसकी प्राइवेसी का खनन हो रहा है। और 45 दिन तक जब इनके बीएलए एजेंट क्या कर रहे थे, उनको तो इन्हें निकाल देना चाहिए। 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज भी है, फॉर्म 17 भी साइन कर रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। और अब कह रहे 45 की जगह 46 क्यों नहीं हो रहा है, 48 क्यों नहीं हो रहा है? मतलब आपने सिर्फ रोना है, आपने सिर्फ हो हल्ला करना है, आपके पास एक जवाब नहीं है। ये रहा जवाब दोनों बातों का। आप बोलिए एक जानकारी। पवन जी एक मिनट, पवन जी एक मिनट, पवन जी एक मिनट, एक मिनट, पवन जी एक मिनट, एक मिनट, पवन जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पवन जी अब आप फिर वही कर रहे हैं। अब आप फिर सुनिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। लेकिन आपने जो एक सवाल उठाया ना कि राहुल गांधी मरे हुए लोगों के साथ चाय पी, यही तो दिक्कत है सर विपक्ष की। मरे हुए लोग आप एजेंडा बनाने के लिए, मीडिया में खबरें आने के लिए, उन मरे हुए लोग जो जिनका नाम मृत सूची में आ गया, आप लोग उनके साथ चाय पी रहे हैं, जबकि आपके बीएलए की जिम्मेदारी है कि आप ले जाएं। चुनाव आयोग ने 1 महीने का वक्त दिया है, आज 19वां दिन है। आप लोगों के 65,000 बूथ लेवल एजेंट, एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम जिसका नाम मृत में आ गया गलती से, उसको लेकर चुनाव आयोग के पास नहीं गए कि भाई ये व्यक्ति जिंदा है। आप लोग उनके साथ चाय पी रहे हैं क्योंकि आपका मकसद उसका वोट डलवाना नहीं, आपका मकसद उसका माहौल उड़ाना, चुनाव आयोग का माहौल उड़ाना, एजेंडा बनाना। बोलिए। चुनाव आयोग तो सूची ही नहीं दे रहा था, कोर्ट के देने के बाद किया, तब जाके पता पड़ा। नहीं तो चुनाव आयोग तो बोला था हम सूची ही नहीं देंगे। सुनिए सुनिए मेरी बात, एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं सर? ये चुनाव आयोग ने जिस दिन से प्रक्रिया, 1 अगस्त से प्रक्रिया थी कि जो भी व्यक्ति जिसके नाम नहीं है वो आए, और 1 महीने तक आपके 65,000 इक्के दुक्के नहीं, 65,000 बूथ लेवल एजेंट्स। और वो क्या मूंगफली खा रहे हैं वहां पर? 65,000 आपके भी बूथ लेवल एजेंट। 65 लाख लोगों की सूची देने के लिए चुनाव आयोग ने मना किया था। ये आपके बूथ एजेंट्स के पास थी, सार्वजनिक करी है। बात पूरी हो जाती है। गलत बोल रहे हैं। अभी दूसरा जो ये बोल रहे थे 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज, अभी हमको ज्ञान बांट रहे हैं कि 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज आपको मिल सकती है। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी की पत्रकार वार्ता आपने सुनी है? उन्होंने बोला कि सीसीटीवी फुटेज देने से महिलाओं की निजता का हनन होगा। तो 45 दिन तक हनन नहीं होगा। अरे 45 दिन तक हनन कैसे समझाई जाए? मॉडल कंडक्ट रूल्स रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट, ये रूल है 45 दिन तक सीसीटीवी फुटेज रखनी है। उसके आगे अगर रखनी है आपको नियम बदलना होगा, वो अपने नियम से चलेंगे। आप क्या कर रहे हैं 45 दिन तक? आनंद दुबे जी को लाइए। ओके आनंद दुबे, बता रहा हूं आपको। ओके आनंद दुबे जी और तुहिन सिन्हा। ओके आनंद दुबे और तुहिन सिन्हा, आनंद दुबे और तुहिन सिन्हा। आनंद जी मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं। देखिए, मेरा जो मूल सवाल है आज फिर से वही है। देखिए, जब आप फिर से आप कहेंगे सवाल उठाने में कोई एतराज नहीं है सर। आप राहुल गांधी के एक के बाद एक सारे जितने उन्होंने अभियान चलाया, उन अभियानों को उठा के देख लीजिए, वो एक झूठ पे शुरू होते हैं, झूठ पर खत्म हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं सरकार से सवाल जब आप झूठ पे पूछते हैं तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है सर। अशोक जी, राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो क्या वो झूठ को लेकर शुरू की कि लोगों को जोड़ने के लेकर शुरू की? और उसका फायदा भी हुआ कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को। वो 50-55 से 100 सीट पर आ गए। इसका मतलब लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बन गए ऑफिशियली, जिसको 10 साल मोदी जी ने होने नहीं दिया। पहली बात। दूसरी बात, अभी कोई कह रहा था कि ये जो संजय कुमार है ये विदेशों से पैसा लाकर देश को खोखला कर रहा है। 11 साल से भारतीय जनता, किसी ने नहीं कहा सर, आनंद जी माफ कीजिएगा, ये किसी ने नहीं कहा, ये मैंने जरूर कहा। और मैंने, ये आपके शब्द नहीं थे, मेरे शब्द थे। ये जितनी एनजीओ हैं इनको फॉरेन फंडिंग होता है। मैं इसको में प्रमाण के साथ बताऊंगा। अभी प्रमाण के साथ बताऊंगा। ये जितनी एनजीओ हैं वो अगर भारत विरोधी काम करने के लिए विदेशों से पैसा ला रही हैं तो गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार क्या कर रही है? क्या विपक्ष का काम है? ये विपक्ष का काम है। संजय कुमार कौन है?
संजय कुमार विपक्ष के नेता है, संजय कुमार इंडिया गठबंधन के कोई नेता है, संजय कुमार एक एनजीओ चला रहे हैं। आप ही लोग सब बात कहते हैं और आप ही लोग बड़े चालाकी से विपक्ष को देशद्रोही साबित करना चाहते हैं। विपक्ष देशद्रोही नहीं है, विपक्ष भी देशभक्त है। ये अलग बात है कि विपक्ष आज सत्ता में नहीं है, जब सत्ता में नहीं तो कमजोर है, जब कमजोर है तो कोई भी आकर उसको एक प्रकार से डराने का काम सर करेगा। कमजोर जो होता है ना सर, ईडी सर जो कमजोर होता है ना, कमजोर होता है ना सर, समय वो जो- बदलते देर नहीं लगता। सर कमजोर व्यक्ति को ना कभी गाड़ी पर सर, नाव, सुनिए सर, कभी नाव पर गाड़ी। सुनिए ये तो सर, हमने बचपन कमजोर से सुना व्यक्ति है। को पता है क्या करना चाहिए? कमजोर व्यक्ति को अगर किसी को लगता है कमजोर है तो उसको जरा दिमाग की, शरीर की वर्जिश करनी चाहिए, बादाम अखरोट खाने चाहिए, झूठ के बतौले नहीं खाने मोदी चाहिए। जी झूठ के के बतौले महंगाई खाओगे में- तो सर मोदी कमजोर जी रह के जाओगे। झूठ महंगाई के में बतौले, बादाम झूठ के अखरोट बतौले खाने से नहीं 140 होता। लेकिन करोड़ तुहिन जी लोग खा पा रहे रिस्पॉन्ड हैं। कीजिए। और कोई तुहिन खा जी पा मेरा रहा है? सवाल आपसे है, एक मिनट सर, तुहिन जी मेरा आपसे सवाल है जो इन्होंने उठाया, क्योंकि मेरे दर्शक भी यही सवाल कर रहे हैं। विपिन कुमार सिंह मेरे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से ये सवाल सत्ता से पूछना चाहता हूं कि इस तरह से जो भ्रष्टाचारी दल हैं, रोज तथ्य विहीन, आधारहीन, भ्रामक झूठ फैलाने वाले जो नेता हैं, उनके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं लाया जाता? आदित्य कुमार त्रिवेदी भी मुझसे यही सवाल कर रहे हैं। आदित्य कुमार त्रिवेदी कह रहे हैं मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी के फैलाए झूठ पर सरकार या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? ये उन्होंने सवाल करा। भाई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना, अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं तो। निश्चित रूप से हमें भी लगता है कि अब कार्रवाई जो है जरूरी होते जा रही है। वो क्या कार्रवाई होगी वो हमें तय करना होगा। लेकिन देखिए, एक लंबा, जिसको कहते हैं ना, एक लॉन्ग रोप हमने राहुल गांधी को दिया है। और आज भी इस ये पूरा जो उनका जो आधार था इस पूरे आंदोलन का, वो खिसक गया, उनके हाथों में नहीं रहा। लेकिन आज भी जो है वो अगले कई हफ्ते किस बात को लेकर आंदोलन करेंगे ये वही जानते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये देश जो है अब इनको माफ नहीं करेगा। देखिए, अब तक उन्होंने देश को धूमिल किया, अब तक मोदी जी के खिलाफ अनाप शनाप किया, लेकिन इस बार राहुल गांधी की लड़ाई मिंटा देवी, रंजू देवी, आदित्य श्रीवास्तव जैसे होनहार नागरिकों से है। और इसीलिए इस बार राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सीधा सीधा जो है देश विरोधी और जो है बिल्कुल देश के खिलाफ एक ऐसा कार्य है। तो निश्चित रूप से जो है मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था, राहुल गांधी को फौरन जो है ये यात्रा समाप्त करनी चाहिए, उनको नतमस्तक होकर देश से माफी मांगनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा था। रुकिए, मैं फैक्ट परफेक्ट में सुनिए, मुझे फैक्ट परफेक्ट बताना है। जो आप कह रहे थे ना आनंद दुबे जी, उसका सवाल का जवाब भी मैं यहाँ दूंगा, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। फैक्ट परफेक्ट में मैं आपको एक एक प्रमाण के साथ बताऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के तुरंत बाद फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा कि क्या ये चुनाव आयोग के खिलाफ कोई पूरी की पूरी एक साजिश है क्या। ब्रेक के बाद। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दिल्ली और पूरे NCR में
तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ये है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं CSDS का झूठ जो आज पकड़ा गया। क्या पूरा का पूरा विपक्ष का जो वोट चोरी का अभियान है, क्या ऐसे ही तमाम झूठों पर टिका हुआ है? इन सब पे चर्चा करें, लेकिन आज इस वक्त है फैक्ट परफेक्ट को देखने का कि दरअसल ये पूरा का पूरा अभियान क्या किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। क्या भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है? ये सवाल आज मैं क्यों उठा रहा हूं, इस बात को समझिए। CSDS जैसी संस्थाएं चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का मोहरा बनी हुई है। ये लोग आंकड़े लाते हैं, बाद में उस आंकड़ों से मुकर जाते हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं, विपक्ष उनको उठाता है और उसी पर चुनाव आयोग के सवाल खड़े करता है। और ये संस्थाएं विदेशी फंडिंग से खड़ी हुई हैं। जी हाँ, ये तमाम संस्थाएं जो इस तरह की CSDS संस्थाएं ये विदेशी फंडिंग से खड़ी हुई है। CSDS को फोर्ड फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन सहित कनाडा, UK और कई देशों से पैसा मिलता है। कई देशों की संस्थाएं हैं जहां से इनको पैसा मिलता है। इस NGO के तहत जो है इस तरह पैसे मिलता है। CSDS के लोक नीति प्रोग्राम में हिंदुओं को जातियों में बांटने का पैटर्न जो है आपको साफ तौर पर दिखेगा कि CSDS हिंदुओं को कैसे जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है, उसका पैटर्न दिखाई देगा। और हिंदुओं को बांटने की ये वही नीति है जिस पर कांग्रेस और विपक्ष इस वक्त काम कर रहा है। कोई PDA के माध्यम से, कोई जाति जनगणना के माध्यम से, कोई अलग अलग माध्यम से। इससे पहले आपको याद दे रहा हूं, NTCA अभियान को भी PFI ने विदेशी फंडिंग से खड़ा किया था। इसकी जांच आज भी चल रही है। PFI के विदेशी पैसे जो कहां से आए उसकी सब चीजें सामने आई हैं। NTCA अभियान को एक NGO ने भी हवा दी थी, PFI के साथ मिलकर एक काम कर रहा था और इसकी फंडिंग भी विदेशी फंडिंग थी इस NGO की। NTCA अभियान जो चला था, कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चले थे उनको भी विदेशों से जो मदद मिली थी उस पर कई तरह के सवाल उठे थे। विदेशों से जो अभियान चलाया गया, जो मदद मिली, अडानी अंबानी जैसे भारतीय उद्योग घरानों के खिलाफ भी विदेशी पैसों से अभियान चलता है भारत में। इसको लेकर भी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें खुलासा हो चुका है। साल 2019 से 2022 तक भारत के NGOs को विदेशों से 55,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे मिले। 55,000 करोड़, ये 3 साल का आपको आंकड़ा दे रहा हूं। 55,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मिले। और राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो उनके जो विदेशी कार्यक्रम होता है विदेशी की धरती पर, उसमें ऐसे तमाम NGOs हैं जिनकी भागीदारी रहते हैं। इसके प्रमाण मैं आपको दो टूक में कई बार दे चुका हूं। इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि इस वक्त जो भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ जो पूरा का पूरा अभियान चल रहा है, कि क्या वो अभियान विदेशी पैसों से और विदेशी पैसों के दम पर भारत के खिलाफ अभियान चल रहा है। बिल्कुल समय नहीं है करण जी, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। अशोक जी, जब आप बात करते हैं फोर्ड फाउंडेशन की, हमें भूलना नहीं चाहिए ये वही फोर्ड फाउंडेशन है जिसने तीस्ता शीतलवाद को सामने किया था, जिसने झूठे आरोप पैदा किए थे 2002 में, डॉक्टर किए थे एविडेंसेस। आज वो कन्विक्ट बेल पर बाहर हैं और फोर्ड फाउंडेशन को भारत सरकार ने सिक्योरिटी वॉच लिस्ट में रखा है 2016 से। तो ये डायरेक्ट फ्रंट उसका है। बार बार कभी मुस्लिम में इन्होंने नहीं कास्ट करी कि अजलफ है, अशरफ है, ये कभी नहीं बात करी। लगातार जो सर्वे किए पिछले 4 साल में, उसमें कहा सरकार से कितने नाखुश हैं लोग, चुनाव प्रणाली से कितने नाखुश हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? मेरे पास समय इतना ही है, साफ समय इतना ही है, लेकिन ये सब जो है एक साजिश के तहत लगता है कि अब जो है भारत के चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट किया जाए क्योंकि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हो। लेकिन झूठ पर अगर आप गुब्बारा फुलाओगे तो एक दिन वो फट जाएगा, और फट जाएगा तो वही हश्र होगा जैसा आज जो है विपक्ष का हुआ है। बहरहाल आज इतना ही, दो टूक में। आपसे कल मुलाकात होगी। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।